नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जीव विज्ञान की सीरीज चल रही है, उसका हम 12वां पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस पार्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये पार्ट 12, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिनी मेटर महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कंपटीशन में आया हुआ है और आने वाले कंपटीशंस में भी बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो देखिए, ये इसमें जो सही ऑप्शन है आपका है पारद। पारद को हम पारा कहते हैं, मरकरी कह सकते हैं। इसी की अधिकता की वजह से मिनीमेटा रोग होता है। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ लेता है कि मिनीमेटा रोग किसके कारण होता है, किसकी अधिकता से होता है, तो पारा, आप ध्यान रखिएगा, मरकरी। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। डीडीटी होता है, तो डीडीटी क्या है? डीडीटी जो है वो अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी मतलब कि डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको कह सकते हैं। ये कीटनाशक होता है और अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है। तो सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से त्वचा कैंसर उत्पन्न हो सकता है और इसे रोकने का काम ओजोन परत करती है। चौथा क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः मतलब कि अंततोगत्वा क्या होगा? अंततोगत्वा होगा कि जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, क्योंकि जल प्रदूषित हो जाएगा तो ऑक्सीजन उसमें बहुत कम मात्रा में मिलेगी। तो जो जलीय पौधे हैं उनके लिए ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा और स्वतः ही वो समाप्त हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या? देखिए, सौर सौर ये प्रदूषण की समस्या नहीं होती, ऊर्जा का ही रूप होता है, लेकिन इसमें प्रदूषण की कह सकते हैं, प्रदूषण का से हमारा मतलब है कि जो वायुमंडलीय प्रदूषण है उसकी समस्या ज़्यादा नहीं रहती है, बाकी सबसे लगभग होता है। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो अधिकतम जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो जेट उड़ान से, जेट विमानों की उड़ान से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। बाकी निर्वाचन सभाएं, भारी ट्रक, पॉप संगीत, ये सब तो बात की बात है। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आठवें क्वेश्चन की बात करें, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो परजैविक कहलाता है। अगला क्वेश्चन 9वां है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि, ये तो होना ही है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी होगा, तटरेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा, ये सभी हो सकते हैं। तो 9वें में आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? मतलब कि जो ओजोन छिद्र हुआ है वह कहाँ पे है, इसके सीधा कहने का मतलब ये है। तो अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी? देखिए, वैश्विक उष्णता का यूज किया गया है, मतलब जिसे हम वैश्विक उष्णता, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। तो इसके लिए उत्तरदायी गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस जो है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ही होगा। 12वें क्वेश्चन की बात करें, 12वां क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है ओजोन परत? अल्ट्रावायलेट किरणों को। बताया गया ना कि अल्ट्रावायलेट किरणों को
हमारे पास तक मीन्स धरती तक आने से रोकने का काम करती है, नहीं तो त्वचा कैंसर हो जाएगा सबको। 13वां क्वेश्चन है तेजाब वर्षा, या इसी को हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। देखिए नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कभी तेजाब वर्षा करके पूछ ले तो कभी अम्लीय वर्षा करके पूछ ले। अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमने तो तेजाब वर्षा पढ़ा था, हमने तो अम्लीय वर्षा पढ़ा था, ये क्या पूछ लिया। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होती है, मतलब कि अम्ल वर्षा जो होती है उसका मुख्य अवयव क्या होता है। देखो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जो मुख्य अवयव होते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं। इसका जो इस प्रभाव का अर्थ क्या है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ना। वायुमंडल का तापमान जो बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रकाश रासायनिक धुआं, उसके लिए किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का यूज किया जाता है, मतलब कि भूरी हवाएं। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो कागज है, कागज को तो जीव आप घटित कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं आप घटित कर सकते हैं। एल्युमिनियम, प्लास्टिक, डीडीटी में से किसी को नहीं, क्योंकि डीडीटी के बारे में अभी आपने पढ़ा कि अजैव अपघटनीय है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये जो फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है ये थर्मल पावर प्लांट आप देखोगे कि बहुत राख वहां से निकलती है, जिसे फ्लाई ऐश बोलते हैं। ठीक है। तो ये वातावरणीय प्रदूषक होता है। अभी आप देखोगे ना, तो जहाँ पे थर्मल प्लांट लगे हुए होते हैं उसके अगल बगल जो घर होते हैं, मतलब कि 2-4 किलोमीटर के अंदर, वहाँ अगर कपड़े को बाहर सूखने के लिए रख दीजिए 4-6 घंटों के लिए, तो उसके बाद देखोगे तो हल्की सी बहुत महीन महीन काली राख उस पर जमी हुई आपको मिलेगी। तो वही फ्लाई ऐश है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक मतलब कि जो जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाए, वहित मल। ऑप्शन ए सही है। 19वां क्वेश्चन है पेरो, यहाँ पे पेरो है, इसको हम कहते हैं पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो गौड़ प्रदूषक है। हार्मोन तो है नहीं, एसिडिक डाई है नहीं, विटामिन है नहीं, तो ये गौड़ प्रदूषक है। 20 नंबर का क्वेश्चन, इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त होता है। पाइला ग्लोबोसा मतलब घोंघा, ठीक है, प्रयुक्त होता है। तो कैडमियम को साफ करने के लिए, मतलब अगर जल में कैडमियम की अशुद्धता है तो उसके लिए हम पाइला ग्लोबोसा को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि घोंघे को जब हम उस वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा कि उस कैडमियम को एब्जॉर्ब कर लेगा और कैडमियम पूरी तरह से उसकी बॉडी में चला जाएगा और वाटर आपका प्योर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। कौन मारता है। तो ये वात स्फीति। ठीक है। फुफ्फुस कैंसर, वात स्फीति मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, वहां से दिक्कत होती है फेफड़ों में। आगे चले 22वें क्वेश्चन पे, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा उर्वरक यूज़ किया जाए तो क्या होगा, वायु, जल, मृदा सभी टाइप के प्रदूषण हो जाएंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है उसका नाम है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक इसमें आता है, आर्सेनिक। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो नीचे की ओर बहने वाले
प्रदूषक जो होते हैं उन्हें निक्षालक कहते हैं। मतलब कि जिससे कहते नहीं है कि अगर पानी में बालू आ रहा है तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए रख दो, निथर जाएगा, बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर फ्रेश पानी आ जाता है, बस वही चीज़ है। आगे चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। 26 नंबर का क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी ये आपका डर्मिस से बना हुआ है। एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा कहते हैं, डर्मिस मतलब त्वचा होता है, और डर्मेटोलॉजी किसे कहेंगे? जिसमें हम त्वचा का अध्ययन करेंगे उसे हम डर्मेटोलॉजी कहेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो हम करेंगे वो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन्स होता है, एक हिसाब से देखा जाए तो ऑस्टियो मतलब हड्डी ही होता है। आगे चलें 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। कहते नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना बेहतर है, जैसे भी कोरोना चल रहा है तो कहते हैं इम्यून सिस्टम अच्छा हो तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कुछ ऐसा खाओ कि इम्यूनिटी बढ़े, बस वही चीज़ है। 29 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म मतलब कि जीवों के जो अंश बचे हुए हैं उनका अध्ययन। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को हम ओंटोलॉजी कहेंगे। सॉरी कीड़ों का जो अध्ययन होगा उसे हम एंटमोलॉजी कहेंगे। कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स इसमें ऑप्शन भी आपका सही है। आगे चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन आपका लेपिडेटेरियोलॉजी मतलब कि ऑप्शन सी आपका सही है, इसमें तितलियों का अध्ययन किया जाता है। 32 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। देखिए इस पे भी हम एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे और ट्रिक वाला वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा, एक बार आ जाएगा तो फिर नहीं भूलेगा वो। 33 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी औतिकी से संबंधित है, मतलब ऊतकों का अध्ययन किया जाता है इसमें। 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन जो होता है वो ट्रामेंटोलॉजी कहलाता है। ट्रामेंटोलॉजी मतलब कि ऑप्शन सी सही है। 34वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है, ट्रामेंटोलॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी या ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन। तो मोलस्का समुदाय जैसे मैंने भी बताया ना, पाइला ग्लोबोसा मतलब घोंघा के ऊपर कवच पाया जाता है, तो उसी कवच का अध्ययन जो किया जाता है वो कोंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोंकोलॉजी के अंतर्गत कवच का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे 37 नंबर के क्वेश्चन में। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी कहते हैं। आपको पहले भी बताया गया, आप जानते होंगे बेहतर ढंग से। आनुवांशिकी में वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। 38 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। इसे हम यूथेनिक्स बोलते हैं, यूथेनिक्स। आगे चलेंगे 39 नंबर के क्वेश्चन पे। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो अभी आपने पढ़ा कि कीड़ों का अध्ययन वहां दिया गया था, यहाँ कीटों लिख दिया है, तो उसे हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी को के अंतर्गत हम कीट का अध्ययन करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों तथा उनसे संबंधित जो उद्योग है उसे हम इक्थियोलॉजी बोलते हैं। इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो ये जो कहलाती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ये देखिए मार्कोलॉजी लिख दिया है, ये थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ पे और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति
एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम मार्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी ही सही है। इसके बाद 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स सही है, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी, इसी को हम इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, हिंदी में आनुवांशिकी बोलते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन हम मायोलॉजी में करेंगे। मायोजेनिक पेशी का नाम आपने सुना होगा, वही मायोलॉजी। 45 नंबर का क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन। तो जनसंख्या का अध्ययन हम जो करते हैं वो डेमोग्राफी में करते हैं। डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। तो मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाएगा। एपीकल्चर में इस मधुमक्खी पालन से संबंधित है ये। आगे रेशम पालन मतलब कि रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन जो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। आगे 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र या जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 49 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडियाट्रिक्स का निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? तो पीडियाट्रिक्स का जो संबंध है वो शिशु रोग से है। आगे 50वें क्वेश्चन की बात करें तो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। आनुवंशिकता के नियम के जो जन्मदाता है वो मेंडल है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 12 बायोलॉजी का जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। ओके, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।